हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे सहायक शिक्षक के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, जो कि 2019 में जो परीक्षा हुई थी। इसके अंतर्गत अब तक हमने सीटीपी को डिस्कस कर लिया है, हमने इंग्लिश पेडागोजी देख लिया, हमने हिंदी देख लिया। इंग्लिश में हमने पेडागोजी के साथ साथ आपके अनसीन पैसेज ये सभी को डिस्कस कर लिया है। ठीक उसी प्रकार से हमने हिंदी भी देख लिया है। आज हम क्या देखने जा रहे हैं, तो आज हम ईवीएस को देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। ये ऐसा आप सभी से निवेदन है। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ईवीएस की यदि हम बात करें तो ईवीएस के पोर्शन में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेस द सीजन्स ड्यूरिंग द ईयर। वर्षा में ऋतुएं किसके कारण होती हैं? व्हाट कॉजेस द सीजन्स ड्यूरिंग द ईयर। वर्ष में, वर्षा नहीं है, वर्ष में ऋतुएं किसके कारण होती हैं? चंद्रमा और ज्वार, सूर्य और इसकी कक्षा, पृथ्वी का उसकी धुरी की ओर झुकाव, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। बताइए क्या है? मून एंड टाइम्स, सन एंड इट्स ऑर्बिट, टिल्टिंग ऑफ द अर्थ्स एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि क्वेश्चन पेपर यदि आप इंटरनेट में देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। ये आप सभी के लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है, ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे कहीं पे भी आप लोग को डाउट हो समझने में तो इंग्लिश के पोर्शन को रेफर कर लीजिए, ये बिल्कुल सही है। ठीक, कुल मिलाकर के क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सीजन्स किस कारण से होते हैं, ऋतुएं किस कारण से होती हैं। तो आप सभी को पता ही होगा एक्सक्यूज मी प्लीज, नाउ वी शैल कंटिन्यू। ऋतुएं किस कारण से होती हैं? तो ऋतुओं का मुख्य कारण होता है टिल्टिंग ऑफ द अर्थ्स एक्सिस, पृथ्वी का धुरी की ओर झुकाव जो होता है, यानी कि जो अर्थ जो है अपनी एक्सिस की ओर टिल्ट रहता है, उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से ही ऋतुएं होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, अ गुड असाइनमेंट इन ईवीएस शुड प्राइमरली एम एट रिवाइज द लेसन फॉर इफेक्टिव, ensure better utilization of time, keep the students engaged and disciplined, provide extended learning opportunities। ईवीएस में एक अच्छे स्तरीय कार्य का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए प्रभावी के लिए पाठ को संशोधित करें, यानी कि प्रभावी बनाने के लिए पाठ को संशोधित करना चाहिए। रिवाइज द लेसन फॉर इफेक्टिवनेस, यानी कि प्रभावात्मक बनाने के लिए जब भी कभी भी आवश्यकता हो तो पाठ में संशोधन ला दिया जाए। समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करें, छात्र को व्यस्त और अनुशासित रखें, विस्तारित सीखने के अवसर प्रदान करें, यानी कि एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज उनको मिलनी चाहिए। बताइए, एक अच्छे स्तरीय कार्य का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए? अ गुड असाइनमेंट इन ईवीएस शुड प्राइमरली एम एट, जो असाइनमेंट दिए जाते हैं किन कारणों से दिए जाते हैं, उनका क्या लक्ष्य है, ये केवल आपसे प्रश्न पूछा गया है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, आ जाते हैं हम डायरेक्टली आंसर में। यदि हम बात करते हैं असाइनमेंट देने का इनका मुख्य उद्देश्य की, इतना तो हमने पढ़ लिया, अब तुम ऐसा करो, ये वेजिटेबल का नाम हो गया, फ्रूट का नाम हो गया, ये एनिमल हो गया, ये हो गया, आप उसका चार्ट बना करके लेकर के आना। बच्चा चार्ट बना रहा है, बच्चा देख रहा है, याद कर रहा है, पूछ लिया गया लेट्स से, ठीक है, कि बताओ वेजिटेबल का नाम बताओ, बच्चा चार्ट बना करके लिख के आया, बच्चे ने चिपकाया है, वो देख पा रहा है कि अच्छा ये ऐसे दिखता है, मटर ऐसे दिखता है क्या, पीज अच्छा उसको ये बोलते हैं क्या, लौकी को ये बोलते हैं, अच्छा बॉटल गार्ड बोलते हैं क्या। तो बच्चे के दिमाग में भी जा रहा है कि हाँ अच्छा ये, तो एक एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करने के लिए असाइनमेंट दिए जाते हैं। ठीक है,
तो असाइनमेंट क्यों दिए जाते हैं? जिससे वो विस्तारित रूप से उसको सीखने के अवसर उसको मिल सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर इज, प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, उपरोक्त सभी। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? हर्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस या ओमनीवोरस या ऑल ऑफ द अबव। देखो, जो हम प्राइमरी कंज्यूमर की बात करते हैं ना, तो हमने ईवीएस जो टॉपिक हमने डिस्कस किया उसमें हमने फूड चेन और फूड वेब को देखा हुआ है। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, और जो हमारे जो ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप के स्टूडेंट्स हैं वो लोग पूरा का पूरा एक जो फोल्डर बना हुआ है ईवीएस का, वहां पे जाकर के देख लीजिए। ठीक है, पहले या दूसरे लेक्चर में हमने फूड वेब और फूड चेन को डिस्कस किया हुआ है। अब यदि हम बात करें कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी ही होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन? शाकाहारी, हर्बीवोरस जो शाकाहार जैसे कि बकरी हो गई, ये सब क्या है? ये हर्बीवोरस हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं? शाक बस खाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम इज, एसआई प्रणाली के अनुसार समय मापन की मानक इकाई है सेकेंड, मिनट, आर, डे। बताइए क्या होगा इसमें? सेकेंड का दूसरा ले लिया है, सेकेंड, मिनट, आर, डे। बताओ, एसआई प्रणाली के अनुसार समय मापन की मानक इकाई किसे माना जाता है? तो देखो, समय मापन की मानक इकाई जो होती है ना एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में सेकेंड में होता है। किसमें होता है? सेकेंड में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Anjali's friend suggested the following 4 ways to avoid tooth decay. Brush your teeth twice a day. Wear braces to avoid enamel decay. Avoid sweets, chocolates and carbonated drinks. Rinse mouth after every meal. दांतों की सड़न से बचने के लिए अंजलि की सहेली ने निम्नलिखित 4 उपाय सुझाए। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। तांब चीनी 6 से बचने के लिए, यानी कि एनामल डिके से बचने के लिए। ब्रेसेस पहने, ठीक है, जो पहन लेते हैं ना आजकल, तो और फिर उसके बाद मिठाई, चॉकलेट और कार्बोनेटेड पेय से बचें। प्रत्येक भोजन के बाद मुंह कुल्ला करें। बताओ क्या होगा इसमें? किसका अंजलि को उपरोक्त में से किसका अनुसरण करना चाहिए? ए सी, बी सी डी, सी डी ए या डी ए बी? बताइए, पॉज कर लीजिए, अपने से सोचिए और बताइए कि दांतों की सड़न से बचने के लिए अंजलि को क्या करना चाहिए। आइए हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो बात आती है, बचपन से सिखाया गया है कि रात को भी ब्रश करके सोना चाहिए। ठीक है, सवेरे तो कर ही रहे हो, सवेरे तो हर कोई करता है, रात में भी करो, तो ट्वाइस अ डे हो गया। बिल्कुल सही है, तो ए तो होगा ही, तो इसमें ए नहीं है तो बिल्कुल इसको तो काट ही दो। ठीक, फिर उसके बाद में बोला गया है वेयर ब्रेसेस टू अवॉइड एनामल डीके। अब जरूरी है क्या कि आप ब्रेसेस को पहने ही? हर कोई तो नहीं पहनता, तो ये सड़न वाला तो कोई बात ही नहीं होता ना। वेयर ब्रेसेस टू अवॉइड एनामल डीके नहीं होता है। ठीक है, अवॉइड स्वीट्स बिल्कुल बोला जाता है, दांत सड़ गया, चॉकलेट बहुत खाते हो, मिठाई बहुत खाते हो, यानी कि वो कारण बनते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल होगा, उसको ये सब अवॉइड करना चाहिए। फिर रिंस माउथ आफ्टर एवरी मील बोला जाता है कि मुंह में कुल्ला करो, यानी कि मुंह को साफ रखो। क्यों? क्योंकि यदि तुम्हारे दांतों में कुछ रहेगा तो सड़न की संभावना अधिक बन जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी होगा, यानी कि बी को छोड़ करके ए सी डी। बताओ कहाँ पे लिखा ए सी डी? ऑप्शन नंबर सी में लिखा ए सी डी, तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी इज एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज बिकॉज elderly people are wise and have time. It provides learning community in real setting. One can accept all knowledge available in the community uncritically. It is inexpensive and accessible. समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और सीखने का संसाधन है क्योंकि बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं और उनके पास समय होता है। यह वास्तविक सेटिंग में सीखने वाले समुदाय को प्रदान करता है। समुदाय में उपलब्ध सभी ज्ञान को बिना आलोचनात्मक रूप से स्वीकार किया जा सकता है। इट इज इनएक्सपेंसिव एंड एक्सेसिबल, यानी कि ये ना तो ज्यादा महंगा है और बहुत ही सरलता से हम ये यानी कि प्राप्य है। तो बताओ क्या होगा? समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और सीखने का संसाधन है। पॉज करो, अपने से सोचो और बताओ कि क्यों कम्युनिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टीचिंग और लर्निंग रिसोर्स में। ठीक है, इज एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेस। बताओ क्या है कारण समुदाय का?
यदि हम समुदाय की बात करते हैं तो हमेशा से बोला जाता है कि हम कहाँ से सीखते हैं, कि वास्तविकता आपको कहाँ से पता चलेगी, वास्तविकता आपको कम्युनिटी से ही पता चलेगी। क्योंकि आप चाहे जितना भी पढ़ लिख जाओ, यदि आपको लोगों से बर्ताव करना नहीं आता है, यदि आपको लोगों से बात करना नहीं आता, आपको बिहेव करना नहीं आता, तो फिर मतलब कि पढ़े लिखे फिर हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, अब आप लोग देख लीजिए। तो इट प्रोवाइड्स लर्निंग कम्युनिटी इन रियल सेटिंग, या वास्तविक सेटिंग में सीखने वाले समुदाय को प्रदान करता है। कि कम्युनिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको हर कोई मिलेगा कम्युनिटी में, ठीक है। तो इसलिए एक रियल सेटिंग, एक रियल एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है कम्युनिटी, इसलिए वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैरिज इज अ सेक्रेमेंट अमंगस्ट हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बोथ ए एंड सी। विवाह एक संस्कार है, किसके यहाँ, हिंदुओं के यहाँ, मुसलमानों के यहाँ, ईसाई के यहाँ, या ए और सी यानी कि हिंदू ईसाई दोनों के यहाँ। बताओ संस्कार किसके यहाँ होते हैं। विवाह एक संस्कार है, किसके यहाँ विवाह एक संस्कार माना गया है, आप बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, विवाह एक संस्कार है। आओ देख लेते हैं। देखो यदि हम बात करते हैं ना कि मुस्लिम्स के यहाँ विवाह एक एग्रीमेंट होता है, क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। अदरवाइज जितने भी होते हैं वो वहां पे सभी के में क्या होता है, विवाह संस्कार की कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि मुस्लिम्स के यहाँ केवल विवाह एग्रीमेंट है, अदरवाइज वो संस्कार ही माना जाता है, सेक्रेमेंट है वो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। टीचर वांट्स हिज स्टूडेंट्स टू बी सेंसिटाइज्ड फॉर कन्वर्सेशन or trees. Which one of the following is the most suitable strategy to do so? Group discussion, poster making, helping children to adopt and nurture a plant, conducting a debate in classroom. शिक्षक चाहते हैं कि उनके छात्र पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील हों। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है? समूह चर्चा, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, कक्षा में एक बहस आयोजित करना। बताइए बच्चे कैसे पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील होंगे, उन्हें कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। यदि हम पेड़ों के संरक्षण की बात करें, ठीक है, मैं अब कंटिन्यूशन में बता रही हूँ आप लोग को, आप लोग पॉज कर लेंगे और अपने से इसका आंसर सोच लेंगे, ठीक है। अब यदि हम पेड़ों के संरक्षण की बात करें और बच्चे उसके प्रति यदि संवेदनशील बने, ऐसा हम चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, आपको ग्रुप डिस्कशन से, ठीक है, बात बन जाती। पोस्टर मेकिंग ये सब ये मोस्ट सुटेबल नहीं माना गया है। मोस्ट सुटेबल माना गया है कि हेल्पिंग चिल्ड्रन टू एडॉप्ट एंड नर्चर अ प्लांट, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करो। देखो यदि बच्चा क्या करेगा, बच्चा रोज पेड़ में पानी डालेगा, अब उसकी मेहनत लग रही है ना, तो वो उसमें ना, अब भला आप उनके मान लीजिए यदि वो एकदम छोटे से पौधे से उसको वो सींच रहा है, वो इतना संवेदनशील हो जाएगा बच्चा क्यों, क्योंकि वो उसको नर्चर कर रहा है, वो उसको पोषित कर रहा है। और जब हम किसी का पोषण करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उसके प्रति संवेदनशील हो जाते ही हैं। क्लियर है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सुटेबल, उपयुक्त रण सबसे उपयुक्त माना गया है। समूह चर्चा, पोस्टर बनाना, कक्षा में एक बहस आयोजित करना, ये उतना उपयुक्त नहीं है। यदि आपको संवेदना लानी है, संवेदना के लिए आपको पोषण देना पड़ेगा। हम घर में यदि जानवर को भी रखते हैं तो आती है कि नहीं, उसके प्रति आप संवेदनशील होते हो कि नहीं, बिल्कुल होते हैं, हर किसी के प्रति होते हैं। तो बस वही संवेदना तब होती है जब आप उसको, आप इवन रोड में भी यदि आप कुत्ते को रोटी डालते हो तो भी यदि कुत्ता एक दिन नहीं आया तो चिंता होती है, अरे आज आया क्यों नहीं। तो बस वही संवेदना कैसे आएगी, जब पोषण किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इकोसिस्टम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आइनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, मेसोस्फीयर। बताओ किसका एक छोटी, सबसे छोटी इकाई है इकोसिस्टम। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो यदि हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम की बात किस में आती है भाई, इकोसिस्टम की बात आती है बायोस्फीयर में। किस में आती है, बायोस्फीयर में आती है। और ये भी हमने कहाँ पे डिस्कस किया, हमने लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में नियरली अबाउट डिस्कस किया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following is our activities in EVS classroom? Picture reading, field visit, use of blackboard, all of the above. EVS कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि या गतिविधियां हैं? चित्र पढ़ना, क्षेत्र का दौरा करना, ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना, उपरोक्त सभी। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा। देखो एक्टिविटी की बात करोगे ना, या एक्टिविटी या एक्टिविटीज क्या क्या है, गतिविधियां बताइए, तो गतिविधियां होती हैं फील्ड विजिट करना, बिल्कुल फील्ड विजिट करना तो होता ही है, लेकिन पिक्चर रीडिंग भी होती है, गतिविधि तो है कि चलो चित्र को पढ़ करके बताओ कि क्या बोलना चाहता है चित्र। चित्र को देख करके आपको पहचानना है कि चित्र में आखिरकार क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी है, ठीक है, कि मॉरल ऑफ द पिक्चर क्या है इसमें। फिर ब्लैक बोर्ड का यूज करके आप तरह तरह की चित्र बना रहे हो या फिर आप कुछ लिख रहे हो, तो उसमें से बच्चा वो एक गतिविधि के रूप में आता है। जब ये सब गतिविधि आता है तो सब उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या बोलते हैं 10 क्वेश्चंस देखते हैं। चलो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, इसको कंटिन्यू ही कर लेते हैं, इसका पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, EVS 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। Which of the following is not an objective of including poems and stories in EVS textbook? EVS पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विषय में रुचि विकसित करने के लिए, नियमित और नीरस सामग्री में परिवर्तन करने के लिए, शिक्षार्थियों के लिए मजा और आनंद प्रदान करने के लिए, शिक्षार्थियों में कल्पनाशील और रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए। Which one of the following is not an objective of including poems and stories in EVS textbook? To develop interest in the subject, to have a change in routine and monotonous content, to provide fun and enjoyment for learners, to promote imaginative and creative ability in the learners. देखो EVS की जो बुक होती है ना, उसमें ना पोयम होते हैं, स्टोरीज होता है, तो पूछा गया है ये जो पोयम और स्टोरीज जो EVS की बुक्स में रहता है, उनका निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। हम इस उद्देश्य से तो डाले हैं, लेकिन कौन सा ऐसी बात लिखी हुई है यहाँ पे जो उसका उद्देश्य नहीं है, बताना है आप लोगों को। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक, पॉज कर लीजिए, अपने से सोचिए। देखो यदि हम टू डेवलप इंटरेस्ट की बात करें ना, बिल्कुल यदि आप पोयम और स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तो इंटरेस्टिंग लगती है तो बिल्कुल ये तो उद्देश्य होगा ही। रुचिकर लगती है, सभी को कहानियां कविताएं रुचिकर लगती हैं, बिल्कुल ठीक है। और आपको पता है जब हम स्टोरीज सुनते ना, पोयम सुनते, बड़ा एंजॉयमेंट सा फील होता है, बड़ा मजा आता है। भले ही क्लास एकदम नीरस सी है या फिर हम बात कर रहे हैं, भले ही क्लास में उतना मजा नहीं आ रहा है जब पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन जैसी स्टोरी चालू होती है ना, एकदम एंजॉयमेंट आ जाता है बच्चों में, यानी कि फन और एंजॉयमेंट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल करता है। और आपको पता है स्टोरीज पोयम ना आपको इमेजिनेशन में लेकर के जाता है, यानी कि इमेजिनेटिव और क्रिएटिव एबिलिटी भी डेवलप करवाता है। क्या? यदि आप कोई स्टोरीज यदि पढ़ रहे हो तो आप इमेजिन करने लगोगे। पता है यदि हम पढ़ें कि खरगोश की ही कहानी है, ठीक है, टॉर्टोइज एंड रैबिट की यदि कहानी आप पढ़ रहे हो ना, तो आप ना इमेजिन करोगे अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, तो इमेजिनेटिव स्किल डेवलप होती है बिल्कुल स्टोरी से। तो ये तो है ना, उद्देश्य तो है ये। तो फिर उद्देश्य जो बचा है वो नहीं है। इसका मतलब क्या है? नियमित और नीरस सामग्री में परिवर्तन करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। टू हैव अ चेंज इन रूटीन को बदल दो और मोनोटोनस कंटेंट को बदल दो, इसलिए पोयम नहीं डाले जाते। क्लास को इंटरेस्टिंग, एंजॉयमेंट और इमेजिनेटिव स्किल डेवलप करने के लिए पोयम स्टोरीज डाले जाते हैं। क्लियर है आप लोगों को? तो क्या चीज नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। As an EVS teacher, the major objective of organizing a field trip to zoo should be। एक EVS शिक्षक के रूप में एक चिड़ियाघर के क्षेत्र भ्रमण के आयोजन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए छात्रों को मजा और आनंद प्रदान करना, नियमित शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता में बदलाव, छात्रों को सक्रिय सीखने का अनुभव प्रदान करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर माता पिता को संतुष्ट करना। To provide fun and enjoyment to students, to have a change in monotony of routine teaching schedule, to provide active learning experience to students, to satisfy parents on quality education। आप EVS के टीचर हो, आप बच्चों को जू लेकर के गए हो, क्यों लेके गए हो? आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? आप माता पिता को संतुष्ट करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, आप माता पिता को संतुष्ट नहीं करना चाहते हो।
आप क्या करना चाहते हो? आप बच्चों को क्या फन एंड एंजॉयमेंट, मजा, चलो मजा करेंगे जू में? जी नहीं, मजा करने, आप एक ईवीएस टीचर हो, आप टीचर हो, ईवीएस टीचर हो, तो मजा करवाने के लिए ले गए हो? नहीं ले गए हो, वो भी जू में मजा करवाने के लिए नहीं लेकर के गए हो। आप एकदम बोरिंग सा हो गए, एक रास्ता हो गई, चलो अब दूसरा अपन ऐसा करते हैं, वहां चलते हैं, तो अब थोड़ा चेंज आ जाएगा। जी नहीं, आप यदि टीचर हैं तो आप तो ऐसी लर्निंग ही करवाओगे कि क्लास वैसे पर भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो फिर आप क्यों लेकर के गए हो? आप बच्चों को एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए लेकर के जा रहे हो, सक्रिय सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आप जू में लेकर के जा रहे हो बच्चों को। क्लियर है? बातें समझ में आई आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना स्टेज इन दिल्ली, शी वांट्स टू विजिट हर आंट इन ग्वालियर, इन विच डायरेक्शन शुड शी ट्रेवल? रीना दिल्ली में रहती है। अच्छा ठीक है, दिल्ली में रहती है, वह ग्वालियर में अपनी मौसी के पास जाना चाहती है, उसे किस दिशा में यात्रा करनी चाहिए? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर। बताओ वो किस दिशा में जाएगी? ये आपका दिल्ली है, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पे आपका ग्वालियर है, तो वो किधर आ रही है भाई? वो तो साउथ की तरफ आ रही है ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? साउथ होगा, दक्षिण की तरफ आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। Which one of the following will be effective for transacting the concept in class 5? Some material float and others sink in water through observation and discussion, through observation, experimentation and inferencing, through survey, through observation। कक्षा 5 में अवधारणा के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? कुछ सामग्री तैरती है और अन्य पानी में डूब जाती है। अवलोकन और चर्चा के माध्यम से अवलोकन, प्रयोग और अनुमान, सर्वेक्षण, अवलोकन। बताइए, आप प्रभावी बनाना चाहते हो अवधारणा के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? Some material float and others sink in water। बताओ आप कैसे effective, following will be effective for transacting the concept in class 5। आप कॉन्सेप्ट बच्चों को देना चाहते हो। जब आप कॉन्सेप्ट बच्चों को देना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे कि देखो कुछ चीजें पानी में तैर रही हैं, लेकिन कुछ चीजें पानी में डूब गई हैं, पानी में डूब गई हैं। उसके लिए पहले आप क्या करोगे? देखो, ऑब्जर्व करो, आ गया ऑब्जर्वेशन आ गया। फिर उसके बाद में ये हम प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? हम इन्फ्रेंस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि शायद ये पत्थर होगा, शायद ये लकड़ी होगी। ठीक है, तो ये क्या हमने क्या क्या किया? आपको कॉन्सेप्ट देना है तो आपको अवलोकन, प्रयोग और अनुमान के माध्यम से आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हो। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। सर्वे नहीं, केवल देखना नहीं। ठीक, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन से काम नहीं बनता है। आपको कक्षा 5 का है, वो देखेगा नहीं, चीजें जानेगा नहीं, तो वो प्रयोग में लाएगा नहीं, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा होने वाली बीमारियों के समूह का चयन करें। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय मॉस्किटोज। मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, कॉलेरा, टाइफाइड। बताइए मच्छरों के काटने से कौन सी बीमारी होती है? ये आपसे पूछा गया है। मच्छरों के काटने से कौन सी बीमारी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि डेंगू बहुत ज्यादा फैलता है, मलेरिया बहुत ज्यादा फैलता है, तो डेंगू मलेरिया तो होगा ही। तो डेंगू मलेरिया जब होगा ही, इसमें डेंगू नहीं लिखा है और इसमें भी डेंगू नहीं लिखा हुआ है, डेंगू मलेरिया होगा। कॉलेरा और चिकनगुनिया, तो आपने सुना होगा चिकनगुनिया बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है क्योंकि मच्छरों के काटने से होती है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे हमारा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम से बच्चों को समग्र शिक्षा प्राप्त हो सकती है यदि यह एनवायरमेंटल स्टडीज करिकुलम मे लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इफ इट इज इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव, थीमेटिक, ऑल ऑफ द अबव। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम से बच्चों को समग्र शिक्षा प्राप्त हो सकती है यदि यह एकीकृत, समावेशी, विषयगत, उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा?
पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम से बच्चों को समग्र शिक्षा मिलेगी, यानी कि होलिस्टिक लर्निंग बच्चों को मिल सकती है यदि क्या हो वो, यदि वो इंटीग्रेटेड हो, एकीकृत हो, तो उसी में एक ही चीज में हम सब चीज को जान लिए कि वही विज्ञान, वही सामाजिक विज्ञान हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। विज्ञान में ये होता है, सामाजिक विज्ञान में ये इंटीग्रेटेड होगा, इंक्लूसिव होगा, समावेशी होगा, सबको अपने में समाया है कि ये परिवार है, ये जाति है, ये संस्कृति है, ये पर्यावरण के ये मुख्य घटक हैं। यही इसी में ज्योग्राफी आ जाती है, इसी में हिस्ट्री आ जाती है, इसी में सिविक्स आ जाता है। हर चीज इंटीग्रेटेड तो है, इंक्लूसिव है और थीम बेस्ड होना चाहिए, थीमेटिक होना, विषयगत रहे। तो ये जब तीनों ही चीजें मिलती हैं तो एक समग्र शिक्षा निकल करके आती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following tools will be appropriate for assessing social personal qualities of children engaged in learning EVS through group work? पेपर, पेंसिल टेस्ट, ओरल क्वेश्चन, रेटिंग स्केल्स, असाइनमेंट्स। समूह कार्य के माध्यम से ईवीएस सीखने में लगे बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयुक्त होगा? पेपर, पेंसिल टेस्ट, मौखिक प्रश्न, रेटिंग स्केल्स यानी कि जो रेटिंग दिया जाता है, या असाइनमेंट। देखो पहले क्वेश्चन को समझो, आंसर में तो आप लोग खुद ही जान जाओगे। Which of the following tools will be appropriate for assessing social personal qualities of children engaged in learning EVS through group work? समूह में पढ़ रहे हैं बच्चे, अब आपको ये एसेस करना है कि सोशल पर्सनल क्वालिटीज क्या है बच्चों की। सोशल पर्सनल क्वालिटी यानी कि सामाजिक व्यक्तिगत गुण जानना है बच्चों का। उसके लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? आप पेपर पेंसिल में टेस्ट ले लोगे क्या? आप पेपर पेंसिल में टेस्ट ले लोगे तो पेपर पेंसिल टेस्ट से आपको पता ही नहीं चला कि बच्चे का वो व्यक्तिगत रूप में कैसा है, व्यक्तिगत रूप में, क्योंकि याद करके तो बहुत लोग बहुत कुछ लिख देते हैं, है ना। तो उसमें से आपको वो कैसा है ये पर्सनली आपको पता नहीं चला। सोशल पर्सनल क्वालिटी आपको, जबकि सामाजिक व्यक्तिगत गुण का आकलन करना है आपको, तो आपको पेपर पेंसिल टेस्ट से तो नहीं पता चला। बोलते हैं व्यक्ति जब बोलता है तभी पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका ज्ञान कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है अपने आचार विचार में। यानी कि जब आप ओरल क्वेश्चंस करोगे बच्चों से तो आपको पता चलेगा कि उसमें सोशल पर्सनल क्वालिटीज क्या है, सामाजिक व्यक्तिगत गुण क्या है। जब बच्चा बोलता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, बच्चा ने यानी कि कोई भी व्यक्ति जब बोलता है तभी उसके आचार विचार का हमें पता चलता है। तो ओरल क्वेश्चंस आप पूछोगे तब आप आकलन कर पाओगे, ना कि आप रेटिंग स्केल, असाइनमेंट, इन सब से काम नहीं बनता है, क्योंकि याद करके तो लोग बहुत कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में विभिन्न विषयों में शामिल यह करो और खोजो पर अनुभाग का उद्देश्य है प्रत्यक्ष व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना, परीक्षा के प्रदर्शन में सुधार, वैज्ञानिक शर्तों की परिभाषा सीखना, छात्रों को घर पर व्यस्त रखना। द सेक्शन ऑफ do this and find out included in different topics in EVS textbook aims at providing direct hands-on experiences, improving performance in examination, learning definitions of scientific terms, keeping the students engaged at home। देखो लिखा रहता है ना do as directed, बस वैसा ही है, वो इंग्लिश में लिखा रहता है, ईवीएस में लिखा रहता है do this and find out, यानी कि इसको करो और खोजो। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो छात्रों को क्या व्यस्त रखने के लिए ये कार्य किया जाता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए नहीं किया जाता। फिर वैज्ञानिक शर्तों की परिभाषा को सीखना, लर्निंग डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक टर्म्स, यानी कि वैज्ञानिक शब्द यहाँ पे आएगा, शर्त नहीं आएगा, वैज्ञानिक शब्द की परिभाषा सीखना। जी नहीं, डू दिस एंड फाइंड आउट, करो और सीखो। करो में आप वैज्ञानिक नहीं हो तो वैज्ञानिक शब्द की परिभाषा कैसे सीख रहे हो? ठीक है, और ईवीएस आप देख रहे हो सहायक शिक्षक के लेवल का है, तो आपको सोचना भी वहां पे है। ठीक है, फिर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, परीक्षा के प्रदर्शन में सुधार। तो डू दिस एंड फाइंड आउट, यदि आप प्रदर्शन में ही सुधार लाना चाहते हो तो पहले आप तो खुद ही मदद करोगे ना, मदद करोगे मतलब कि उसको समझाओगे ना, और उसके बाद में पहले फाइंड आउट करने। तो परीक्षा के प्रदर्शन में सुधार के लिए फाइंड आउट, डू दिस एंड फाइंड आउट नहीं रहता है बुक में। तो फिर क्यों होता है? जिससे हम डायरेक्ट हैंड बच्चों को प्रदान करें ऑन एक्सपीरियंसेस,
प्रत्यक्ष व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए बोला जाता है करो और खोजो। करोगे नहीं तो कैसे खोजोगे, ठीक है। तो व्यवहारिक अनुभव उसमें प्रदान किया जाता है, व्यवहारिक अनुभव होता है, इसीलिए ये जो सेक्शन रहता है वो बुक में इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ डैश शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। किसी भी कारखाने में काम करने के लिए डैश आयु के किसी भी बच्चे को नियोजित नहीं किया जाएगा। 14, 15, 16, 18। बताओ किसको नियोजित नहीं किया जाता है? 14 साल से छोटे बच्चों को। क्यों? क्योंकि 14 साल तक तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। 6 से 14 आप उसमें बच्चों से काम करवा रहे हो? नहीं, कारखाने में काम करने के लिए नहीं लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द हेम्प प्लांट? ओपियम, मैरिजुआना, मेथाडोन या हेरोइन। निम्नलिखित में से कौन भांग के पौधे से प्राप्त होता है? अफीम, मैरिजुआना, मेथाडोन, हेरोइन। बताओ, ये जो मैरिजुआना है आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा न्यूज में था। अब आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि क्यों ये न्यूज में था, ठीक है। बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। यदि आप क्या बोलते हैं, पूरा लॉकडाउन वाला फेज यदि सब कुछ जान रहे हैं, यदि आप अपडेटेड हैं तो बिल्कुल जान रहे हैं कि न्यूज में बहुत था। लेकिन आपको बताना है कि हेम्प प्लांट से डिराइव क्या होता है, भांग के पौधे से क्या मिलता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, क्या मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। अब जो पूछा गया है और जहां पे क्लिक है, जहां पे टिक है, बिल्कुल वही मिलता है, यानी कि मैरिजुआना जो कि भांग ही है एक प्रकार से, ठीक है। ओपियम, मैरिजुआना, मेथाडोन, हेरोइन। मैरिजुआना मिलता है, ये क्या है, पत्तियों की तरह होता है, ठीक है। तो भांग के पौधे से प्राप्त होता है मैरिजुआना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, ये है आपका कंप्यूटर का सेक्शन है, ठीक है। तो इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आशा है कि क्लास आपको अच्छी लगी हो। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा क्लास को। और यदि आपको पर्सनली अच्छा लगा है तो लाइक भी जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं। और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। और नेक्स्ट सेशन में मिलने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।